हेलो फ्रेंड, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका उन्नति अकेडमी में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा केंद्रीय सूचना आयोग। ये जो टॉपिक है आपके प्री के सिलेबस में है, तो अच्छी तरह से आप देख लो। और इससे पहले वाला जो वीडियो है यानी कि आपका राइट टू एजुकेशन यानी आरटीआई यानी कि आपकी सूचना का अधिकार जो है वो सबसे पहले आप देखो और उसके बाद इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक हैं एक दूसरे से लिंक हैं। तो ये जो हमारा पार्ट 2 है केंद्रीय सूचना आयोग, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे और 2019 में यहाँ पे जो बदलाव किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। ठीक है। सो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे जो सूचना का अधिकार जो है वो हम लेके आए थे यहाँ पर एक अधिनियम यानी एक्ट के माध्यम से 2005 में, और इसको लाया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो 2005 में आया और 12 अक्टूबर 2005 को, ये डेट विशेष रूप से याद रखें क्योंकि प्री में जनरली इन्हीं डेट को एग्जैक्ट पूछा जाता है। ठीक है। सो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया। अब दोस्तों, एक चीज़ और, क्या सूचना का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है या नहीं, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है। सो जनरली हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार में आपका एक है यहाँ पे आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार में एक आपको दिया गया है यहाँ पर अभिव्यक्ति का अधिकार। तो सूचना और अभिव्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कुल मिला के। तो आप ये समझ सकते हो यहाँ पे कि जो सूचना का अधिकार जो है वो आपके मौलिक अधिकार के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। बट कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि यहाँ पर सरकार अपनी सीक्रेसी एक्ट के अंतर्गत इसमें जो सूचना का जो अधिकार है उसे आपको देने से यहाँ पे क्या मना कर सकता है। ठीक है। सो आपको याद रखना है यहाँ पर कि सूचना के अधिकार को हम मौलिक अधिकार के रूप में मान सकते हैं, बट पूर्णतः ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, आपको कॉन्टेंशन देखने को मिलता है कि ये मौलिक अधिकार है या नहीं। क्लियर वाली बात। ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम आया, इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक भारत के किसी भी सरकारी दफ्तर से यहाँ पर सूचना को प्राप्त करने का क्या रखेगा, यहाँ पर अधिकार रखेगा। ठीक है। तो उन्हीं अधिकारों का संरक्षण, उन्हीं अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को किस प्रकार से मिल पाए, तो उनकी निगरानी और संरक्षण के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया, सूचना आयोग बनाया गया, यानी कि आपका राष्ट्रीय सूचना आयोग यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग का यहाँ पर क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है। सो बात करें यहाँ पे प्रत्येक लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी का यहाँ पे अर्थ है किसी सरकारी कर्मचारी से। ठीक है। सो प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यक्रम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु यहाँ पर इस अधिनियम को लाया गया है। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना के बारे में। ठीक है। मतलब संरचना में हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन किस किस व्यक्ति को अध्यक्ष और आयुक्त या सदस्य के रूप में यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है। और इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है। सो हम बात करें यहाँ पर जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, तो उसके अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात की गई है, जबकि अध्याय 4 में यहाँ पर राज्य सूचना आयोगों के गठन के प्रावधान को बताया गया है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये धारा को आप अनुच्छेद मत समझना, ये कोई भी जो कानून बना होता है, जैसे आपने देखा होगा आईपीसी जो कानून बना है तो उसके अंदर धारा होती है। जैसे बात करें यहाँ पर 420 की धारा लग गई है ना, तो ये इंडिविजुअल कानून के अंदर की धारा है, ये आपकी कोई अनुच्छेद नहीं है। ठीक है। तो इस कानून की जो धारा है, इस कानून यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो बना है, तो उसकी धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन तथा धारा 13 में सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों को बताया गया, जबकि धारा 14 में उन्हें उनके पद से हटाने संबंधी जो प्रावधान है यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। ठीक है। यहाँ पे हमने अध्यक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया, हमने यहाँ पर क्या बोला है, आपका यहाँ पर आपका कौन होता है, यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त होता है। ठीक है। जबकि अन्य अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान है। क्या सूचना आयोग में यहाँ पर एक मुख्य कौन होगा, आपका प्रमुख सूचना आयुक्त होता है, जबकि 10 अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का यहाँ पर क्या है, प्रावधान है। और ये जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी, आपके यहाँ पर
राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें सूचना का जो कानून है, सूचना का जो अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारों को हिला सकता है, सरकारों को गिरा भी सकता है। तो एक ऐसे व्यक्ति को तो मुख्य आयुक्त नहीं बना दिया जाएगा जो भ्रष्ट हो, जो किसी सरकार या किसी पार्टी विशेष में काम करता हो। तो यहाँ पर एक समिति के माध्यम से क्या किया जाता है, इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। अब ये जो समिति बनेगी ना, वो एक प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो कि ईमानदार हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेहिता उसके पास हो। तो इस प्रकार के व्यक्ति को यहाँ पर क्या है कि समिति के माध्यम से चुना जाएगा। अब ये समिति में कौन लोग होंगे आपके, एक तो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर लोकसभा विपक्ष का नेता इसमें शामिल होगा। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है एक मनोनीत मंत्री, यानी कि बात करें यहाँ पर मनोनीत कैबिनेट मंत्री को एज सदस्य के रूप में यहाँ पे क्या है, चुनेंगे। ठीक है। तो समिति में कौन है, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, ये अन्य पार्टी का नेता हो गया, जिससे क्या है कि सामने वाली पार्टी को भी लगे कि हाँ जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है वो ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है। अगर वो बेईमान होगा, पार्टी के हित के लिए काम करेगा, तो विपक्ष का नेता क्या कर देगा, उसके नाम को कैंसिल कर देगा, है ना। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि जो सूचना आयुक्त तथा जो अन्य आयुक्त बनते थे उन्हें 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था, या फिर जो मैक्सिमम जो एज का जो प्रोसीजर है वो क्या था, 65 ईयर्स। बट यहाँ पर 2019 में संशोधन हुआ और केंद्र सरकार ने बोला कि नहीं, 5 वर्ष नहीं, केंद्र सरकार चाहे केंद्र सरकार के अनुसार वो व्यक्ति जो है उस कार्यकाल तक रहेगा। ठीक है। 3 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। तो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी इनके कार्यकाल का। इसलिए यहाँ पर इस संशोधन में जो किया गया उसमें क्या है कि विवाद भी हुआ और बड़े लेवल पर जाके इसका क्या हुआ, विरोध भी हुआ। ठीक है। इसमें जो आपके अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी कि किसी एक व्यक्ति को अगर सूचना आयुक्त बना दिया गया है तो उसको पुनः नहीं बनाया जाएगा। क्लियर। अब हम बात करें यहाँ पे आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने हेतु सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। उसको लॉ यानी कि विधि, कानून का, विज्ञान का, तकनीक का, सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता या अन्य प्रशासन आदि का क्या होना चाहिए, उसको विशेष अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। कुल मिला के एक एक्सपर्टाइज व्यक्ति को ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, अध्यक्ष या सदस्य बनाएंगे। अब ऐसे ही किसी बीकॉम ग्रेजुएट या बीए वाले को तो हम नहीं बना सकते। एक ऐसे व्यक्ति को चाहिए जिसने अपने जीवन में क्या किया हो, कई उपलब्धि हासिल की हो या समाज के क्षेत्र में काम किया हो। तो ऐसे विशेष अनुभव वाले व्यक्ति को ही हम अध्यक्ष या सदस्य यहाँ पर बनाएंगे। अब बात करें यहाँ पर कि जो अध्यक्ष व सदस्य किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए और किसी भी लाभ से जुड़ाना होना चाहिए, और कोई भी व्यापार जो है उसमें वो क्या नहीं होना चाहिए, संलग्न नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मुख्य सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते और अन्य जो सेवा शर्तें हैं वो किसके समान होंगी, यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होंगी। ठीक है। वह अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के ही क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है। और सेवा काल के दौरान वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पर संशोधन 2019 हुआ और यहाँ पर सरकार ने ये जो पार्ट है जिसमें निर्वाचन आयुक्त के समान उसको वेतन भत्ते इत्यादि मिलने थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम केंद्र सरकार के माध्यम से डिसाइड होगा कि उसको जो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें हैं वो केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ पे क्या है वो निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, विवाद हुआ यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर कि जो आयुक्त हैं वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। ये जो अपना राष्ट्रपति को संबोधित करिए अपना त्यागपत्र क्या है, दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब हम बात करें क्या राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को हटा सकता है। हाँ बिल्कुल हटा सकता है, यदि वो दिवालिया घोषित कर दिया जाए या केंद्र सरकार की नज़र में वो अनैतिक व्यक्ति हो, या तो फिर उसका चरित्र जो है जनरली कैसा हो, खराब हो, अनैतिक व्यक्ति हो, तो उसे हटाया जा सकता है। या तो फिर हम बात करें चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में दोषी पाया गया है तो ऐसे व्यक्ति को क्या यहाँ पर हटाया जा सकता है। क्लियर वाली बात। अब हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति की राय में
मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए क्या योग्य हो। अगर कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है या फिर उसका शरीर बीमार है या फिर वो खुद बीमार है या फिर जनरली अपन बात कर रहे हैं वो एक प्रकार से उस पद पर रहने के योग्य नहीं है, तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, वे ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिससे उनके कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती है। मतलब हम समझ सकते हैं भ्रष्टाचारी में या फिर कोई लाभ ले रहा है, किसी से पैसे ले रहा है या फिर कोई अन्य फायदे ले रहा है, तो अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करता है तो उस व्यक्ति को भी हम यहाँ पर उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग की प्रमुख शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि जो केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्यों का जो उल्लेख है वो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा आपको याद रखनी है 18, 19, 20 और 25 में यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब बात करें इसका जो मुख्य कार्य है वो देखते हैं यहाँ पर कि इसमें मुख्य रूप से सूचना आवेदन दाखिल करने में असमर्थता आदि तथ्यों पर आधारित शिकायतों को प्राप्त करना और उनकी जांच करना, सूचना प्रदान करने के लिए पुनः अपील का न्याय निर्णयन करना प्रमुख है। यानी कि हम बात कर रहे हैं आपने अगर किसी कार्यालय से यहाँ पे कोई सूचना प्राप्त करने की कोशिश की, अगर आपको नहीं मिली है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो आयोग यहाँ पे चेक करेगा कि किस प्रकार से सूचना का अधिकार जो है वो व्यक्ति को नहीं मिला, तो उससे संबंध में शिकायतों को प्राप्त करेगा, उनकी जांच करेगा, सूचना प्रदान करने के लिए पुनः अपील का न्याय निर्णय करने का एक कार्य करेगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर ये जो है वो आर्थिक दंड और अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन आदि से जुड़ी हुई शक्तियाँ जो हैं वो आयोग अपने पास रखेगा। मतलब यहाँ पर ये अगर किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा अगर सूचना नहीं दी गई तो वहाँ पे आर्थिक दंड लगा सकता है, साथ में वो उससे जुड़े हुए प्रतिवेदन आदि से शक्तियाँ जो है वो आयोग जो है वो उसके अंतर्गत यहाँ पे क्या है निहित होती हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अलावा डॉक्यूमेंट के रखरखाव के निर्देश दे सकता है, स्वप्रेरणा से प्रकटन कर सकता है, आरटीआई दाखिल करने में असमर्थता पर शिकायतों की प्राप्ति और जांच आदि भी इसके कार्यों में क्या होता है यहाँ पर शामिल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, लेकिन हम इनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या है चुनौती दे सकते हैं। क्लियर? सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।